Horror Stories with Ayaz। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई स्टोरी लेकर आ गया हूँ आप लोग के सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर लाइक्स और कमेंट करके हमें बताएं कि मेरी स्टोरीज कैसी लग रही है आपको। अगर मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें हमारी स्टोरी। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल सा उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज कोई मेरा ख्वाब था या कोई हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाकया याद आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलती रहती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ गवा बैठे होते। लगभग 15 साल पहले की बात। मेरा बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा कि पापा मुझे नेपाल के उस जगह पे घूमने जाना है। तो फिर मैंने उसकी बात मानकर उसके साथ वहाँ घूमने का प्लान किया। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा सोहन घर से नेपाल के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन निकाला कि पूरा नेपाल घूम लेंगे। अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची। मैंने सोचा क्यों ना घूम के चले आए। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमने जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ा खटारा था, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 9 बजे बस नेपाल के लिए रवाना हो जाती है। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। मेरा बेटा सोहन तो सो गया, लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस, अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी पहुंचाने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चले जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा और सड़क पे भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीरी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमा रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पे, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक ही है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सबके डर के मारे होश उड़ गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका, किसी का भी डर से हालत खराब हो जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चलता है बस के पीछे और दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी तब्दीली कर सके। क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। एक तो अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करे क्या ना करे, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों में सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमने एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखते ही लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को नॉक किया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में एक पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने ऊंट के चमड़े की बनी मोजरी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा,
हेलो दई, हमारी बस पंचर हो चुकी है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिर की मदद करने के लिए ही बनाई है। मेरा नाम पासांग है और ये मेरी पत्नी धन्नो। हम दोनों मिलकर मुसाफिर का ख्याल रखते हैं यहाँ। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद दई, मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। तभी पासांग उसको धन्यवाद करते हुए अंदर बुलाते हैं। ये तो मेरा फर्ज है, बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ आए। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी है और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नो के पास चले जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकते और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ गरी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट आए और ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने पासांग की सारी हिदायतें के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शाल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शाल ओढ़ कर लेट गई। पासांग जी ने एक बार फिर से सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12:30 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। पासांग जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद पासांग जी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद कर दी और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूत से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद करने के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन पासांग जी ने उन सब से यह कहकर रोक दिया कि अगर आप बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा और शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर पासांग जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो पासांग जी ने हम सबको कहा था। 1-2 घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर पासांग और धन्नो लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या एक हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली पासांग और उसकी पत्नी करती थी और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिर की मदद करते। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती जो लोगों को कत्ल कर देती, लेकिन पासांग और उसकी पत्नी अच्छी आत्माएं इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खोली की खोली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने वेकेशन की ओर चले गए। शिव नाम का एक व्यक्ति सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वो बहुत बोर हो गया था। गांव नजदीक आने की वजह से वह कभी भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूंगा। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज और ढोलक बजाने की आवाज आ रही थी। शिव शहरी इलाकों में ही छोटे से बड़ा हुआ था। आज वो पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसके गांव में जमीन थी। उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने शिव को वह जमीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद विजय ने वह जमीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजाने की आवाज आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी।
वो यह सब पहली बार देख रहा था। जब विजय गांव में पहुंचता है तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी हो रही है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर शिव का कुछ सुनने का मूड ही नहीं था। वो बहुत थका था, इसलिए वो सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उससे मिलने आते हैं। शिव ने उसको उसकी जमीन दिखाई, डील फाइनल हो जाती है। शाम को वो अपनी प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के वहां पर जाता है। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे, जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। शिव भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगता है। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में से सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूज रहे थे। शिव उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ शिव की दिशा में थी। शिव के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया। वह उस भीड़ से शिव के पास गया और शिव की तरफ देखने लगता। उस इंसान को इतना नजदीक से देखकर शिव डर जाता है। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग तरह से दर्शा रहा था। वह इंसान शिव को बहुत देर तक देखता रहता है। अचानक शिव की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर शिव डर जाता है। क्या करूं उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग जाता है। उसके जाने के बाद गांव वाले शिव की तरफ आए। शिव को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिख रहा था। वह सब डरे हुए थे। सब लोग शिव को सावधान रहने को बोलते। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर शिव को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वो वहां से सीधे उसके घर जाता है। उसके पीछे उसके अंकल आए और वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। वह शिव को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजुरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी जमीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम सब उत्सव मनाते हैं। अंकल शिव को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए मतलब तुम जो जमीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजुरी भगवान है। यह सब सुनकर शिव जोर जोर से हंसने लगता है। समझा रहे थे कि तुम अगर पंजुरी भगवान के विरोध में जाकर यह जमीन बेची तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर शिव रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पर साइन करके सोने चला जाता है। नींद में उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज वैसी ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज किसी की रोने की लग रही थी। शिव डर जाता है। वह उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। उतने में हवा में से आग का एक बार शिव के पास आया और वह आग में से पंजुरी भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते और जोर से चिल्लाते हैं। यह सब देखकर शिव पसीने से लोटपोट हो जाता है। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगता है। वह जंगल के रास्ते में जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखाई देता है। वह पूरी तरह सुन्न हो जाता है। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहने वाला एक जंगली सुअर उसके गाड़ी के आगे खड़ा था। शिव ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर शिव का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो होश में आता है, वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है। उसके पास उसके अंकल बैठे हुए थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आते हैं। शिव ने वो पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ देते हैं। हॉस्पिटल में से वापस आने पर शिव ने पंजुरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया।
उसने अब शपथ ली कि वह यह जमीन कभी भी नहीं बेचेगा। पता नहीं शिव के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह शिव कभी नहीं भूल पाया। ये कहानी है एक बस की। जब देर रात मुर्दों ने रोक दी थी बस और करने लगे थे उसमें सफर, एक बुद्ध ने उतरकर पुलिस को सूचना भी दी थी। उसे पागल कहने लगे थे। चीन के एक शहर में एक ऐसी घटना घटने का बताया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है। चीन की वेबसाइट समेत कई अंग्रेज वेबसाइट पर कहानी वायरल है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता। ये घटना 4 नवंबर 1994 की बताई जाती है। 4 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध व्यक्ति और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो वृद्ध व्यक्ति और लड़का बस में चढ़ जाते। बस पूरी तरह खाली होती। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है। वृद्ध व्यक्ति बीच की ओर और बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती। 3 लोगों ने रोकी बस कुछ दूर बढ़ती है कि बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। उसको लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में। बस फिर चल पड़ती है सुनसान रास्ते के साथ। बस में भी शांति हो जाती है। अचानक वृद्ध व्यक्ति की अजीब हरकत। बस चलती रहती है कि वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही लड़का था जो उसके साथ स्टॉप पर खड़ा था। बुद्ध की बदतमीजी से लड़का में मिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद बुद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ा। तो बुद्ध उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि बेटा मैं झगड़ा नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई। लड़का समझ नहीं पाता वो क्या कह रहा है। बुद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते देखा था उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। पुलिस को दी गई सूचना। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते। अगले दिन जो अखबार में खबर आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता। पुलिस फॉर्म में से डिटेल्स निकाल के उस बुद्ध और उस लड़के को खोजने लगती जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। करीब 100 किलोमीटर दूर नदी में बस का पता चलता है। पुलिस अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र बुद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। साथ ही में इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती। साइंटिफिक टीम आश्चर्य रह जाती। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इसे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थे। इन बातों से पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया था। इतना ही नहीं, ये बताया जाता है कि जब पुलिस ने
बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस बुद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सच में सही थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्टर्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। और ये रियल इंसिडेंट है। सोर्स मिस्ट्रीज के हिसाब से ये अनसॉल्व केस है। कहानी एक पुराने ज़माने की भूतिया सड़क की है। जो भी 12 बजे के बाद उस सड़क से गुजरता था वो भले ही सही सलामत घर पहुंच जाते थे, लेकिन वो अकेला नहीं पहुंचता था। उसके साथ एक आत्मा भी उसके शरीर में घुसकर उसके घर तक पहुंच जाती थी। और वो आत्मा रात के 12 बजे सबके सो जाने के बाद उस इंसान के साथ जिसके साथ वो उसके घर पहुंच जाती है, आसपास के गांव वाले के घर में घुसकर सभी का खून पी जाया करते थे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, सबसे पहले एक सड़क को देखते हैं। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांव वासी उस सड़क को इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लेकर आएगा। अब कुछ व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम सुशांत है, वो शादीशुदा था और आज उसे गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उसे ज़्यादा लेट हो जाता। और उसकी बीवी जिसका नाम रिया था, वो अपने पति को बार बार फ़ोन कॉल करके परेशान करती थी, जल्दी घर आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज सुशांत की माँ का जन्मदिन था और इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी थी। अब सुशांत कहता है, बस आ ही रहा हूँ। आज सुशांत को काफ़ी लेट हो गया था। अब वो सोचता है कि आज यही भूतिया सड़क से शॉर्टकट ले लेता हूँ। अब वो उसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार करके अब खुद से कहता है, देखा कोई दिक्कत नहीं है, इस सड़क पे बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है कि गाड़ी रोके। सुशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? वैसे महिला जवाब देती है, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये शॉर्टकट का रास्ता चुन लूँ। वैसे ही सुशांत शॉक्ड होता है और हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, आज मैंने भी यही सोचा, आइए आपको आगे छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सुशांत अपने घर पहुँचता है, पीछे देखता है तो कोई महिला थी ही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद ये सोचता है, शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं मगर सुशांत मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो इसे। यह सब सोचते हैं शायद दूर से आए हैं तो थके होंगे। पूरा परिवार ने कहा, आप आराम कर लीजिए। सुशांत थोड़ी देर सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जब वो देखता है, सुशांत से लिपटी हुई दिखती है और वो महिला अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ रोज की तरह अपने पोते और पोतियों को उस भूतिया सड़क की कहानी और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। जो भी वो सड़क को पार करता है वो अकेला नहीं आता है, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पीकर उसे मार देती है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों का खून पीना शुरू कर देती है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो अपने साथियों को भी वहां से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, जैसे भूत आत्मा शैतान आज़ाद हो गए। और ये सब पहले भी हुआ था। तो एक बाबा अपने मंत्र को फूका, तिलिस्मी शक्तियों से उन्हें वहीं कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक कोई उसे अपने साथ बाहर ना लाया हो। वो किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तभी वो आ सकती हैं, इसलिए उस सड़क पर जाना मना है। समझे बच्चों? दादी माँ अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुना रही थी। उधर सुशांत को अच्छा नहीं लगता है। यह कहानी सुनाएगी तो सब सतर्क रहेंगे और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और सुशांत आधी रात को उठकर
अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। वैसे ही दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है यह सब सुशांत को करते हुए। दादी माँ घबराते हुए कहती है, तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते। तो सुशांत के शरीर से महिला हंसते हुए बोलती है, हाँ सही कहा, हाँ सही कहा अम्मा, मगर अब कहानी सुनाने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला सुशांत के माँ का खून पी जाती है और उसकी माँ के पूरी तरह से खून निकलने की वजह से वहीं पे मौत हो जाती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। सुशांत माँ को देखते हुए, क्या हो गया माँ? रिया और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब सुशांत अपनी बीवी से कहता है, रिया तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुम चली आना। रिया मन में ही सोच रही थी कि सुशांत को क्या हो गया, बहुत बदल गए हैं जब से वो लौटे हैं। वैसे ही रिया हाँ कह देती है। इधर सुशांत के शरीर में बसी आत्मा खुशी मना रही थी। अब तो खून ही खून मिलेंगे पीने को। सभी गांव वाले के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथियों भी उस सड़क से आजाद हो सके। अब रिया को अपने मायके में ये सब बातें पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना शुरू करने वाले हैं। तभी उसे पता चल जाता है कि ये सुशांत हो ही नहीं सकता। अब रिया को वो कहानी याद आती है जो उसकी सासू माँ ने उसे सुनाई थी, भूतिया कहानी, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो सुशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। सुशांत के अंदर की महिला बोली, कोई नहीं, अब बचेगी भी नहीं। रिया बोलती, आप इधर आइए, मुझे कुछ काम है, और धूप में जो सुशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। सुशांत ने बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला जैसे उसको मारने जाती है कि वैसे रिया उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का वहीं पे अंत हो जाता है। और रिया सभी को सतर्क कर देती है न जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे। आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल सा उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज कोई मेरा ख्वाब था या कोई हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका? जब कभी वो वाकया याद आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलती रहती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ गवा बैठे होते। लगभग 15 साल पहले की बात। मेरा बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा कि पापा मुझे नेपाल के उस जगह पे घूमने जाना है। तो फिर मैंने उसकी बात मानकर उसके साथ वहाँ घूमने का प्लान किया। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा सोहन घर से नेपाल के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन निकाला कि पूरा नेपाल घूम लेंगे। अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची। मैंने सोचा क्यों ना घूम के चले आए। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमने जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ा खटारा था, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 9 बजे बस नेपाल के लिए रवाना हो जाती है। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। मेरा बेटा सोहन तो सो गया, लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस, अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी पहुंचाने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चले जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा और सड़क पे भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीरी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमा रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पे, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक ही है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सबके डर के मारे होश उड़ गए कि अचानक ये क्या हुआ।
इतना खतरनाक इलाका, किसी का भी डर से हालत खराब हो जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चलता है बस के पीछे और दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी तब्दीली कर सके। क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। एक तो अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करे क्या ना करे, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों में सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमने एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखते ही लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को नॉक किया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में एक पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने ऊंट के चमड़े की बनी मोजरी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, हेलो दे, हमारी बस पंचर हो चुकी है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिर की मदद करने के लिए ही बनाई है। मेरा नाम पासांग है और ये मेरी पत्नी धन्नो। हम दोनों मिलकर मुसाफिर का ख्याल रखते हैं यहाँ। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद दई, मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। तभी पासांग उसको धन्यवाद करते हुए अंदर बुलाते हैं। ये तो मेरा फर्ज है, बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ आए। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी है और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नो के पास चले जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकते और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ गरी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट आए। और ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने पासांग की सारी हिदायतें के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शाल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शाल ओढ़ कर लेट गई। पासांग जी ने एक बार फिर से सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12:30 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। पासांग जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद पासांग जी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद कर दी और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूत से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद करने के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन पासांग जी ने उन सब से यह कहकर रोक दिया कि अगर आप बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा और शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर पासांग जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो पासांग जी ने हम सबको कहा था। 1-2 घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर पासांग और धन्नो लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या एक हकीकत।
तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली पासांग और उसकी पत्नी करती थी, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिर की मदद करते। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती जो लोगों को कत्ल कर देती, लेकिन पासांग और उसकी पत्नी अच्छी आत्माएं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खोली की खोली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने वेकेशन की ओर चले गए। इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। एक दिन कमलेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। अब कमलेश की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। बहुत तेज भूख लगने के कारण अब तो उसकी आंखें भी सिर्फ मानो खाना ही तलाश कर रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोल के होटल ढाबा सर्च किया, मगर 20 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधा और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, चावल पूरी, कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? कमलेश ने कहा, भाई साहब जो भी अच्छा खाना बना है दे दो, बहुत भूख लगी है। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर कमलेश के सामने खाना रखकर जाने लगता है। तभी कमलेश ने उसे आवाज दी, भाई पानी भी रखकर चले जाइयो। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी कमलेश ने चारों तरफ नजर घुमाई। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर। वहां टेबल एकदम गंदी, कमरों में भी मकड़ियों के जाले ने कब्जा कर रखा था। कमलेश बहुत डर जाता है। यह सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत आकर कमलेश को समझाया। ढाबा मालिक ने कहा, ये भूतिया ढाबा नहीं है साहब, यहाँ तो बस वेटर और हम रहते हैं। कई बार यही नाटक हो जाता है इसका। असल में ये योगा बहुत ज्यादा करता है। इसकी गर्दन लचीली हो गई है और देखो आज फिर से वो डरा दिया। इसको निकाल भी तो नहीं सकते ना साहब, यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं ना काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज्यादा लोग आते नहीं ना यहाँ। हालांकि लोग कहते हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं है। गाड़ियां धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। कमलेश सब कुछ समझ जाता है और वो बिना कुछ बोले रोटी, चाल, दावल, छोले, पनीर और फिर लस्सी सब चट कर देता है। खाना खाते ही कमलेश को नींद आने लगती। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोल देता है, अब रुक जाओ साहब, सुबह जाना, रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। कमलेश, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालिक कहता है, ना, अब आगे उससे भी ज्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी वे मौत मारे जाते हैं। कमलेश, आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? इस रास्ते पर आगे 100 किलोमीटर दूर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहां असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रम जाल है। बहुत पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहां कुछ लड़के आते हैं। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने अपना आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख पाए, उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या करके केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोक कर ढाबे में ले जाते हैं और उसे वहां उसी चाकू से मार कर पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। ये स्टोरी सुनते सुनते कमलेश को वहीं नींद आ जाती है और वहीं टेबल पर ही सो जाता है। मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में सो जाता है। सुबह कमलेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वो जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी भी बोरिंग कहानी तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ है।
क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े थे। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई, एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, तो क्रॉसिंग बंद थी। कमलेश ने देखा कि वहां ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते, और वहां की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यहीं लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात उसी रास्ते पर वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था, कमलेश वहां गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछ कर निकलने लगता। तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और कमलेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मान लो, ये रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो जबरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएगा और फिर तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। कमलेश कहते, चाचा जी, मैं नहीं रुक सकता। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूत से लड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर कमलेश अपनी कार से आगे निकल जाता है। करीब 15-20 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था तो एक उल्टा था। यह देखकर कमलेश डर गया और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंबे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और बंद ही हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गया जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदल लें। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीब गरीब लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क में काम आने वाले औजार थे। कमलेश को लगा कि शायद उस ढाबे मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। कमलेश ने गाड़ी पीछे की, लेकिन कमलेश को लगा जैसे कि किसी ने उसकी गाड़ी पकड़ ली। उसने गाड़ी और स्पीड चलानी शुरू कर दी। करीब 20 किलोमीटर बाद उसने बगल में ढाबा देखा। काफी चहल पहल थी वहां, बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ भूतिया ढाबा है। कमलेश ने गाड़ी रोकी और ढाबे में गया। उसके अंदर जाते ही तुरंत ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लाइट्स भी बंद होने लगी। फिर कमलेश ने फोन का टॉर्च ऑन किया और फिर कमलेश ने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया। कमलेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग हवा में उड़ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और उसके माता पिता और आसपास कुछ लड़के जिनको लड़की चाकू मार रही। मगर यह देख कर न जाने कमलेश डरा क्यों नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा, तभी पीछे से उसके सिर में किसी ने तेजी से मार दिया। वो बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसने मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे के अंदर वहां पुलिस की एक बड़ी गाड़ी पहुंच जाती है। उन्होंने कमलेश को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। वहां अपने टॉर्च लाइट से लोगों की खोज करने लगते हैं। ऊपर लोग अभी भी उड़ रहे थे और उनमें टॉर्च की लाइट आर पार हो रही थी। इतनी देर में पुलिस वाले को लाइट बटन मिल गया। उसने तुरंत पुलिस लाइट चालू कर दी। सारे भूत गायब हो गए। कमरे के बीच में एक 3D प्रोजेक्टर पड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने सब सील कर ली और कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर पकड़े गए। उसके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और कुछ मुर्दों की खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में कमलेश को मीडिया वालों के कैमरे ने घेर लिया था। एक पत्रकार ने सवाल किया, सर, आपको कैसे पता चला कि भूतिया ढाबे के नाम पर स्कैम चल रहा है? आपने कैसे इसका पर्दाफाश किया? जब मैंने उस दिन वो मालगाड़ी देखी थी तभी मुझे समझ में आ गया था। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, वो पुलिस में बड़ा ऑफिसर है। तब हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें एक तरफ से वो अपनी टीम लेकर आ रहा था और दूसरी तरफ से मैंने अपने मोबाइल का लाइव लोकेशन ऑन किया था। मैं जहां जहां जा रहा था सब कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और ये लोग इतना चालाक हैं कि लोगों को पहले ही खाने में नींद की दवाई देते हैं और अगर कोई आ जाए तो प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को डराते थे, जिससे कोई बच नहीं पाया था। हेडफोन लगा लीजिए और स्टोरी एंजॉय कीजिए। रात का वक्त है, लगभग 12 बजे का समय होगा। अमावस्या की रात है, इसलिए रोशनी का कहीं कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। भीमनगर का एक गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ नजर आ रहा था। गांव काफी बड़ा है, कच्चे पक्के काफी घर भी नजर आ रहे थे। एक और स्कूल भी नजर आ रहा था।
आसमां काले बादलों से घिरा हुआ और अचानक से तेज बारिश होने लगती। इस सुनसान रात में एक पेड़ की डाल पर बैठा उल्लू लगातार आवाजें निकाल रहा है और रोशनदार से एक घर के अंदर का नजारा घूरे जा रहा था। उसी घर के बाहर कई कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे, किसी बड़े अपशगुन की ओर इशारा कर रहे थे। एक जानलेवा सन्नाटा हर ओर पसरा हुआ था, जो किसी व्यक्ति को डराने के लिए काफी है। झिंगुरे और जुगनुओं का शोर रात की इस भयानक शांति में कुछ बाधा पैदा कर रहा था। अचानक से आसमान में तेज बिजली चमकती है और पूरे गांव में रोशनी सी हो जाती है, क्योंकि कोई ट्यूबलाइट लगातार जल बुझ रही है। बिजली की रोशनी के कारण जब उजाला रोशनदान से होकर अंदर जाता है तो अंदर का नजारा साफ नजर आने लगता है, जिसे देखकर उल्लू भी जोर से चिल्लाते हुए वहां से उड़ जाता है और दूर किसी पेड़ की डाल पर बैठकर जोरों से चिल्लाने लगता है और अपने साथियों को आवाज देने की कोशिश करता है। रोशनदान वाला घर पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ था। अंदर एक कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बीच में हवन कुंड है जिसमें आग जल रही थी। इसी आग के कारण कमरे के अंदर कुछ कुछ रोशनी नजर आ रही थी और सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। आग के एक ओर एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था, जिसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और लगातार डर के मारे कांप रहा था। उसी नौजवान के सामने एक अघोरी बैठा हुआ था। उस अघोरी को अगर रात में कोई भी देख ले तो उसे साक्षात काल के दर्शन हो जाए। अघोरी का मुंह पूरी तरह से कोयले की तरह काला है, गहरी बड़ी काले आंखें, काले होठ, बड़े बड़े भयंकर काले बाल जो उसके चेहरे के चारों ओर से घेरे हुए थे। वह अघोरी लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अघोरी के पास में ही एक मुर्गी लाल धागों से बंधी हुई, जो कि अपनी जान बचाने के लिए लगातार तड़प रही थी। अघोरी कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक गहरा तीखा नुकीला चाकू उठाता और उस मुर्गी की गर्दन काट देता। मुर्गी का सर कटकर आग में गिर जाता है और आग पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। खून के कुछ छींटे सामने बैठे नौजवान के मुंह पर गिरते हैं, जिसे वो पास में पड़े एक कपड़े से साफ करता है। मुर्गी का सर कटा शरीर अभी भी अघोरी के हाथ में, जो लगातार तड़प रहा है, लेकिन अघोरी में मानो कि जैसे दिल ही नहीं हो। उस सर कटे शरीर से लगातार खून टपक रहा था, जैसे कि नल से पानी टपक रहा हो। अघोरी खून की बूंदे आग में गिराते हुए सामने बैठे आदमी की ओर देखते हुए जोर से बोलता, उस खून पीने वाली काली डायन को बाहर निकाल, वक्त आ गया है। यह सुनकर वो आदमी अपने दोनों हाथ जोड़कर हाँ में सर हिला देता है और फिर तेजी से खड़ा होकर एक ओर पड़े थैले के पास जाता है। थैले में अंदर लगातार हलचल हो रही है, शायद कोई अंदर है। थैले का मुंह ऊपर से बंद है। वो आदमी कांपते हुए हाथों से उस थैले को उठाकर और उस अघोरी के पास लाकर उसे ऊपर से खोल देता। थैले के खुलते ही एक काली बिल्ली बाहर निकलती, इसकी आंखें गहरी लाल है, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। पूरी शरीर गहरा काला है, कहीं पर और किसी रंग का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। बिल्ली जोर से चिल्लाती, ये इतनी भयानक आवाजों में चिल्लाती है कि वो आदमी पसीने से भीग जाता है। तभी वो अघोरी खून की बूंदे उस बिल्ली पर डालते हुए बोलता है, डरना मना है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ये सुनते ही वो आदमी अपने डर पर काबू करने लगता है। वो बिल्ली अचानक से वहां से भागने लगती है, लेकिन वो अघोरी उस बिल्ली को गर्दन से पकड़ लेता और जोर से चिल्लाता है, आज नहीं भाग सकती, इस अघोरी से भाग पाना असंभव। तेरे जैसे लाखों डाकनियों को मैंने उसकी असली औकात दिखाई, फिर तू मेरे सामने क्या चीज है। यह सुनते ही पास खड़ा आदमी डरते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, जी गुरुदेव, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इतना कहकर उस अघोरी ने उस बिल्ली को आग के ऊपर से 7 बार घुमाता है और फिर उसे थैले में डालकर बंद कर देता है। अघोरी खड़ा होते हुए बोला, इस बिल्ली में कोई आम आत्मा नहीं है, कोई डायन है, ये खून चूसने वाली डायन, काली शक्तियों की महारानी है ये। किसी भी तंत्र मंत्र विद्या से इस बिल्ली को नहीं मारा जा सकता, ये अमर है। ये सुनकर वो आदमी बुरी तरह से डर गया और डरते हुए बोला, गुरुदेव, फिर हम क्या करेंगे? मुझे वो फैक्ट्री हाल में ही चाहिए, और जब तक ये बिल्ली उस फैक्ट्री की देखभाल कर रही है, मैं उस फैक्ट्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप जानते हैं ना ये बात। उस आदमी के आगे कुछ बोलने से पहले ही वो अघोरी भयानक सी आवाज में बोल पड़ा, जानता हूं मैं कि तुमने धोखे से उस फैक्ट्री पर कब्जा किया और उसके मालिक को जहर देकर मार डाला। उस फैक्ट्री के तुमने झूठे कागजात बनवाए
इस बिल्ली को मार पाना तो असंभव है कि मैंने ऐसी तंत्र मंत्र की विद्या लगाई है कि अब ये वापस कभी फैक्ट्री में नहीं जा पाएगी। वो फैक्ट्री तुम्हारी ही होगी। लेकिन आदमी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, लेकिन क्या गुरुदेव? अघोरी, इस बिल्ली को किसी चौराहे पर छोड़ कर आना होगा, तभी यह तंत्र विद्या सफल मानी जाएगी। अब उठाओ इस थैली को और चौराहे के बिल्कुल बीच में ले जाकर खोल देना। आदमी डरते हुए, लेकिन गुरुदेव बिल्ली मेरे पीछे आ गई तो? अघोरी जोर से चिल्लाते हुए, तुझे कितनी बार समझाया है कि डरना मना है, जो डर गया वो मर गया। ये बिल्ली तेरे पीछे नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना कि पीछे मुड़कर देखना मत। तुझे ये जरूर लगेगा कि तेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर देखना नहीं। वो आदमी ने वो थैला उठाया और डरते हुए चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। अघोरी खड़ा होते हुए, जल्दी जा और जल्दी से आ, काम होते ही हम दोनों इस भीमनगर से भाग निकलेंगे, वापिस कभी यहाँ नहीं आएंगे। वो आदमी तेजी से घर से बाहर निकल गए और चारों ओर नजर दौड़ाई। बाहर घना अंधेरा छाया था, रात के 1 बजे का समय था। आदमी थर थर कांपने लगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली तेजी से कड़क रही थी और एक उसके पास वाले थैले में वो बिल्ली लगातार आवाजें कर रही थी और बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उस आदमी ने एक लंबी सांस भरी और उस थैले को कार में रखा और फिर कार स्टार्ट करके तेजी से चौराहे की ओर निकला। उस आदमी ने एक और कार रोकी, बाहर निकलकर उस थैले को अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे अपने कदमों को घसीटते हुए चौराहे की ओर बढ़ने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ रहा था तो सिर्फ एक घना भयानक खौफनाक अंधेरा और जानलेवा सन्नाटा। उस आदमी ने चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर उस थैले को रख दिया और फिर कपकपाते हुए हाथों से अपना मुंह दूसरी ओर करके थैले को खोल दिया और तेजी से वहां से जाने लगा। अचानक से उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अघोरी की बात को याद करते हुए पीछे मुड़कर देखने की उसने हिम्मत भी नहीं की। उस आदमी ने अपने कदम तेजी से कार की ओर बढ़ा दिए। अचानक से एक काली परछाई उसे अपने सर पर नजर आई, जिसके बाल खुले हुए थे। उसका साया उसे अपने बिल्कुल सामने दीवार पर नजर आ रहा था। वो आदमी थर थर कांपने लगता और अचानक से किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज और पायलों की आवाज उसके कानों में आने लगती। वो आदमी इतना डर गया कि डर के मारे उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया, लेकिन अभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक से किसी ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया और धीरे से उसके कान में किसी औरत की आवाज आई, तुम्हें फैक्ट्री चाहिए, मैं देती हूँ तुम्हें फैक्ट्री। ये सुनकर वो आदमी इतनी जोर से कांपने लगता कि जैसे किसी स्प्रिंग दबाने पर कंपन करने लगती है। वो आदमी थर थर कांपने लगता, तेजी से कार की ओर भागने लगता है। तभी अचानक से उसके आगे वही काली बिल्ली आ जाती जिसे उसने अभी अभी चौराहे पर छोड़ा था। उस आदमी ने उस बिल्ली को देखने के लिए जैसे ही पीछे सर किया, एक काला साया उस पर लिपट गया और उसने अपने दांत उसकी गर्दन में चुबो दिए। आदमी सड़क की दूसरी ओर कुछ पौधे के बीच में जा गिरा और वो काला साया भी। वो काला साया धीरे से उस आदमी के कान में बोला, उस बूढ़े ने कहा था ना पीछे मत देखना, फिर क्यों देखा? वो आदमी इस दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुछ ही देर में उस आदमी का शरीर पूरी तरह से सफेद हो गया। उस काले साये ने उसका सारा खून चूस लिया था। वो काला साया खड़ा हुआ और एक बिल्ली में बदल गया, वही बिल्ली जो इस आदमी ने चौराहे पर छोड़ी थी। वो बिल्ली चौराहे के पास एक और सड़क पर इकट्ठी होकर बैठ गई, किसी नए मोहरे की तलाश में। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं है। इधर एक घर के बाहर अघोरी एक स्कूटर को स्टार्ट करके उसका गियर डालते हुए बोला, जो डर गया वो मर गया, वो डरपोक इसी के लायक था, उसमें जीने की हिम्मत ही नहीं थी। अब इस भीमनगर में कहर आएगा, हर एक इंसान मर जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उस अघोरी ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया, कभी वापस भीमनगर में नहीं आने के लिए। Horror Stories with Ayaz. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज।
तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरी स्टोरी पे पहुँच रहे हैं, बहुत कम लोग ये मेरी स्टोरी पे पहुँच पाते हैं क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास मेरी स्टोरी पहुँचे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग के पास जितना जल्द से जल्द आपके पास स्टोरी पहुँचे मेरी। और मेरे जितने भी लिसनर है जो अभी नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मणिकपुर नाम के एक शहर में राजा मनमोहन सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आसमानों में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध मणिकपुर में पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज मणिकपुर के बीचों बीच में गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और ये समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या स्थानीय या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंचते। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचते हैं और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी जो इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम की तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से भी खिंचवाया लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वो अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी। सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों तरफ खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब भी हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम आ गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दी जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। ज़रूरत है तो बस पेशेंस और सब्र का। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता है आपको हमारी स्टोरी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप लोग के पास कोई स्टोरी है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें। वीडियो के आई बटन में आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप और जीमेल आईडी मिल जाएगी। तो आपके पास अगर कोई स्टोरी है ऐसी खौफनाक डरावनी तो प्लीज़ आप हमें वहाँ मेंशन करें। तो आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Okay, good night guys.
मैं सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए मेरा ये 2 लाइन तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।